अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर हैं। रामपुर में सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो रामपुर में आजम खां की पत्नी तंजिम फातिमा से भी मुलाकात कर रहे। तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मुलाकात की है। उपचुनाव के ऐन वक्त पर आजम परिवार को लेकर सियासत गर्मा गई है। वहीं अखिलेश की इस मुलाकात के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। उपचुनाव के बीच इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि मुस्लिम वोट साधने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खां के परिजनों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जेल में बंद आजम खां का सपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी नाम शामिल है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूपी में उपचुनाव की हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज है। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी का। पाठक जी, जिस तरह से यूपी में अब हलचल जो है तेज होती जा रही है, 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, 20 नवंबर को, 23 को नतीजे, बेहद कम समय रह गया है। ऐसे में आज अखिलेश यादव मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर है। रामपुर में जहां आजम खां के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, वहीं मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। किस तरह से उपचुनाव की तैयारियों को देखें और किस तरह से उपचुनाव का रण? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आ जाते हैं तब आजम फैक्टर शुरू हो जाता है। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजम खान और उनकी पत्नी से मुलाकात करने जेल पहुंचे थे। अब उपचुनाव है तो अब अखिलेश यादव पहुंचे हैं रामपुर, जहां वो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से भी मुलाकात करेंगे। तो उपचुनाव में आजम का फैक्टर एक बार फिर हावी होता दिख रहा है, खासकर मुसलमान वोटरों को लेकर के। इसी कड़ी में आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जो है वो हरदोई पहुंचे हैं। हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से उन्होंने मुलाकात की है। तो एक तरफ अखिलेश यादव रामपुर में जहां आजम की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर रावण जो है हरदोई में आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करके निकल चुके हैं। लेकिन पाठक जी, जिस तरह से आपने बताया कि यूपी में जब जब चुनाव होता है, आजम फैक्टर खासकर मुरादाबाद वाली बेल्ट और रामपुर वाली बेल्ट में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाता है, क्योंकि उस जगह मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव का आजम खां के परिवार वालों से मिलना और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उनका जेल जाकर जो है आजम खां के बेटे से मुलाकात करना, क्या लगता है क्या मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए ऐसा, और कितना कामयाब हो पाएंगे ऐसे राजनीति से? देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर यह इल्जाम भी लगा है कि आजम खान से मुलाकात करने तभी जाते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है। तमाम बार विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगा है कि आजम खान की जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अनदेखी की जाती रही है। उनके मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने लड़ाई नहीं लड़ी है। लेकिन जब भी चुनावी बिगुल बजता है तब आजम फैक्टर जो है खासकर समाजवादी पार्टी में गूंजने लगता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान के फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता है। मुस्लिम वोटरों में आजम खान का जो मैसेज है वो काफी हद तक निर्णायक होता है। और इसी जो पृष्ठभूमि है इसको भांपते हुए अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कदम रखते ही अब रामपुर में आजम खान के परिजनों से मुलाकात करना चाहा है। अब वो मुलाकात कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे। लेकिन इस बीच जो ये हरदोई से खबर आई है कि चंद्रशेखर रावण ने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है जेल में, तो जिससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। आजम खान के परिवार को लेकर के, उसके समर्थन को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है। अब ये फैक्टर को लेकर के भीम आर्मी भी जो अब मैदान में नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी चुनावी हलचल के बीच आजम फैक्टर कितना कामयाब होता है, अखिलेश यादव का ये दाव क्या मुस्लिम वोटर्स को साधने में कामयाब होता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
गाजियाबाद में चल रहे वकील आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। आज जिला कलेक्टर के बाहर वकीलों ने सड़क जाम कर दी और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में जो वकील हैं वो अब 2 घंटे प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक रोड जाम कर रहे हैं। वकीलों के आंदोलन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब वकीलों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। सभी अधिवक्ताओं ने धरने में बैठने का ऐलान किया है। गाजियाबाद से खबर, कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में चल रहे वकील आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों ने सड़क जाम कर दी और प्रदर्शन किया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में जो वकील काम करते हैं वो अब हर दिन 2 घंटे प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोड जाम कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वकीलों के आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो कुछ दिन पहले गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब बार एसोसिएशन ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता है वो हल्ला बोल कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता प्रवीण कुमार के पास। प्रवीण, जिस तरह से गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का जिस तरह से सभी अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर हल्ला बोल तेज कर दिया है, आज किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला? जिला न्यायालय के में जब सुनवाई चल रही थी इस दौरान जो है अधिवक्ता और जज के बीच में किसी बात पर नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद ये नोकझोंक जो है वहां पर इतनी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई थी कि जज साहब खुद उठकर वकीलों से जो भी मामला सामने निकल गया था। इसके बाद कोर्ट में जो है लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ही 29 अक्टूबर से जो है वकील हड़ताल पर बैठे हैं और जज को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं जिन्होंने ये लाठीचार्ज किया। उनका आरोप है कि निहत्थे वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उनके खिलाफ वो कार्रवाई की मांग करते हुए लगातार 29 अक्टूबर से आज 10 नवंबर तक वो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। उनके पंचायत हुई थी जिसमें 22 जिलों के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने समर्थन दिया था कि हम इस हड़ताल में शामिल हो गए, जिसका खामियाजा आज देखने को मिल रहा है और आज वकील जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो वकील आंदोलन है अब ये बड़े रूप ले चुका है, बड़ा रूप ले चुका है, आज भी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में क्या अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांग और क्या समझ पा रहे हैं प्रवीण कि कितने, क्योंकि जो कोर्ट कचहरी के काम होंगे वो प्रभावित हो रहे होंगे, लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी, तो कल से क्या माना जाए, कल से काम फिर से सुचारू हो पाएंगे या रोजाना ये हड़ताल का प्लान है? जी ये आपको बता दें, दरअसल इनका जो 29 अक्टूबर से हड़ताल का जो प्रोग्राम था लगातार वो 29 अक्टूबर से ही जो है कोर्ट में कामकाज बंद हो चुका है और लगातार वहां आने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है वकील अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि वो सीधा लगातार जो जिला जज है उनके खिलाफ बर्खास्ती की मांग और उसके साथ साथ जो है जो पुलिस कर्मी इसमें जो शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी तक किसी प्रकार से वकीलों के पक्ष में कोई बात निकलकर नहीं है, जिसके लेकर आज 22 जिलों के जो वकील सड़कों पर उतर चुके हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मेरठ, हापुड़, जो अन्य जिले उसके वकील जो 12 बजे से 2 बजे तक ये सड़कों पर काम कर रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड में है और उन्होंने प्रवीण रोजाना दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये प्रदर्शन का जो है ऐलान बार एसोसिएशन द्वारा किया जा चुका है। जैसा आपने भी समझाया कि प्रदेश के 22 जिलों में वकील आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या माना जाए जो मांगे हैं प्रशासन से, उनकी प्रशासन का क्या कुछ कहना है? शासन का साफ तौर पर अभी इस तरह से कोई बयान नहीं आया। वकील जब ही उन्होंने आह्वान किया कि 2 घंटे रोज 12 बजे से 2 बजे तक ये सड़कें जाम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी जो कार्य है वो प्रभावित हो सके। ऐसे में जो है अभी जो उनकी तरफ से वकीलों की तरफ से बयान आया कि 16 नवंबर को जो है 22 जिलों के वकील महापंचायत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आएगा और ये आंदोलन है जो है अभी
जल्द ही थमने वाला नहीं है, क्योंकि वकील भी जो है पीछे को हटने को तैयार नहीं है और प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो आज सड़कों पर जो वकील उतर गए, उन्होंने जो सड़कों को जाम कर दिया, ऐसे में लोगों को काफी जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से पुलिस ने भी रोड डाइवर्ट किया और हजारों की संख्या बिल्कुल, यानी अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब वकीलों का हल्ला बोल बढ़ता जा रहा है। रोजाना प्रदर्शन का ऐलान किया है, हालांकि प्रशासन क्या उन्हें मना पाता है, मांगे मान पाता है, और कब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहता है, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होना है। इस दौरान मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 5 जिलों के 225 बूथों पर मतदान कर्मियों को हेलीड्रॉपिंग के जरिए भेजा जाएगा। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के जरिए चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। तो झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। ऐसे में झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होना है। इनमें मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 5 जिलों के 225 बूथों पर मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग के जरिए भेजा जाएगा, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के जरिए चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। तो झारखंड में चुनाव का शोर आज थम जाएगा पहले चरण के लिए, क्योंकि वोटिंग 13 नवंबर को है। अब आज प्रचार प्रसार का अंतिम और आखिरी दिन। ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इलेक्शन कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली है। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो झारखंड में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से आज पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार का आज अंतिम और आखिरी दिन, शाम को जो है उसका शोर थम जाएगा। किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां, क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग होनी है? कंप्लीट हो चुकी है और आज जो है शाम 5 बजे को झारखंड विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव आज संपन्न हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आज चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रथम चरण में जो चुनाव होने हैं, 225 बूथ ऐसे हैं झारखंड के जो हेली डंपिंग के द्वारा चुनाव कर्मियों को उन बूथों पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये वर्ती क्षेत्र है, पहाड़ों, जंगलों और पठारों का प्रदेश है और वैसे में जो संसाधन है जो है वो इस तरीके से नहीं है जिस तरह से सामान्य क्षेत्र में होते हैं। तो निश्चित रूप से इन तमाम जगहों पर वैसे जगह है जिसमें गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा जो प्रभावित क्षेत्र में भी आते हैं और उन सभी जगहों पे आज जो है चुनाव आयोग द्वारा हेलीकॉप्टर से 225 राज्य के 225 बूथ के चुनाव कर्मियों को तथा उन सुरक्षा कर्मियों को भी भेजी जाएगी और इसके लिए पूरी तैयारी चुनाव आयोग द्वारा करनी गई है। इसके अलावा जो है पूरी चुनाव में आप समझ सकते हैं कि आज आखिरी दिन है और दोनों पार्टियां यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों पार्टियां आज पूरी ताकत के साथ जो है वो अपनी चुनाव प्रचार के अभियान में ताकत झोंकेंगी। लेकिन वोटिंग की अगर बात करें, वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां? देखिए, वोटिंग के लिए पूरी तरीके से चुनाव आयोग द्वारा पूरी प्रदेश में, हालांकि 2 जगहों में झारखंड में चुनाव होना है, लेकिन आज प्रथम चरण का चुनाव 13 तारीख को होना है। वैसे में स्वीप कार्यक्रम के द्वारा पूरी तैयारी यानी जगह जगह पोस्टर्स के अलावे, बैनर्स के अलावे तमाम प्रचार वालों के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा
प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा भी मतलब लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि आप अपने विधानसभा चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करें। तमाम बिल्कुल ऐसी तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि आज प्रचार प्रसार का शोर जो है पहले चरण के लिए थम जाएगा, उसके बाद जो है वोटिंग किस तरह से कंडक्ट की जाती है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अजय, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब लखनऊ से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बहराइच हिंसा मामले में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हिंसा मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर चलना है। आज राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को जारी की गई थी ध्वस्तीकरण का नोटिस। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज बहराइच हिंसा मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। हिंसा मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर चलना है। आज राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। 17 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी और राज्य सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाने को लेकर, ध्वस्तीकरण को लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अहम सुनवाई होगी। हिंसा मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने को लेकर आज राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। और अब सीधा आपको झारखंड के भवनाथपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और सुशासन के इस बेहतरीन समन्वय को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल कार्य कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर आपने पिछले 5 साल के अंदर व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार को देखा होगा। एक और आपने देखा होगा कि काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के अंदर यहां के मंत्री और उनके स्वयं के खानदान के लोग लूट मचा करके अराजकता का माहौल पैदा करके यहां के प्राकृतिक संसाधनों पे पूरी तरह लूट मचा रखी है। अराजकता व्याप्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते हैं। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर है। जबकि पूरे देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले 4.5 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों को आवास की योजना का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक सिर ढकने के लिए आवास, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ और देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष 5 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी मोदी जी ने दी है।
बहनों और भाइयों, अब तो मोदी जी ने यह भी घोषणा कर दी है, अब तो मोदी जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास और विरासत का ये बेहतरीन समन्वय अगर करना है, आपने देखा होगा, आप वाराणसी जाते होंगे, काशी जाते होंगे, आप मां विंध्यवासिनी धाम जाते होंगे, जाकर के देखें कितना बेहतरीन बाबा विश्वनाथ धाम बन गया है। तो आप झारखंड से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।